दोस्तों, साथियों, नमस्कार। द पाठशाला ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, कैरियर काउंसलिंग से संबंधित। आज हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर दीपक बैसला जी। डॉक्टर दीपक बैसला एसएसवी कॉलेज हापुड़ में इतिहास विभाग में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हैं और पूर्व में कैरियर काउंसलिंग से संबंधित कई संस्थाओं से जुड़े रहे हैं। उनका एक अपना विशेष अनुभव है कैरियर काउंसलिंग को लेकर के, वो हमसे साझा करेंगे। आज क्या क्या युवाओं के साथ इस तरह की जो कैरियर काउंसलिंग से संबंधित जो समस्याएं हैं उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं और क्या क्या इसमें अपॉर्चुनिटी है, विशेष रूप से हायर एजुकेशन में। डॉक्टर दीपक बैसला जी। धन्यवाद सर। देखिए, चूंकि मैं हायर एजुकेशन से संबंधित हूँ तो इसलिए पहले बात हायर एजुकेशन पर ही करते हैं। देखिए, हायर एजुकेशन चूंकि क्लास 1 सर्विस मानी जाती है जी। तो क्लास 1 सर्विस भारत में 2 ही होती हैं मेनली, अगर हम बात करें तो एक तो जो 6000 ग्रेड पे से ऊपर की सर्विसेज होती है वो क्लास 1 में काउंट होती है। जैसे एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो 6000 ग्रेड पे शुरू करता है वो क्लास 1 में होता है, और साथ ही आईएएस जो 6600 ग्रेड पे से शुरू होता है वो क्लास 1 में होता है। अब देखिए, चूंकि हायर एजुकेशन से संबंधित होने के कारण इस फील्ड की जानकारी देना आवश्यक है, क्योंकि ये एक लंबी यात्रा है। इस यात्रा के दौरान कई बार मानसिक रूप से थकान हो जाती है। एस्पिरेंट बार बार थकान महसूस करता है, उससे कैसे उभरे, ये सिलेक्शन की क्या कुंजी है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूं, लेकिन कई बार थोड़ा रास्ता दिखाया जा सकता है। अब देखिए, हायर एजुकेशन में आने के 2 रास्ते हैं, पहला नेट और दूसरा पीएचडी। कोई सा एक किया, लेकिन पीएचडी करने में चूंकि समय लगता है, मिनिमम 3 वर्ष और मैक्सिमम 6 वर्ष, तो उसमें समय लगता है। तो इसके लिए बच्चे प्रयास करते हैं कि नेट निकाल लें। नेट निकालने की योग्यता होती है, पीजी में 55% हो तो नेट के लिए एलिजिबल होता है। नेट निकालने के बाद वो डिग्री कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाता है। उत्तर प्रदेश में इसके लिए परीक्षा का आयोजन होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन जीएस के और 70 क्वेश्चन कंसर्न सब्जेक्ट। तो 100 क्वेश्चन का ये पेपर होता है। हम बात करते हैं अन्य हिंदी भाषी राज्यों की, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड या हरियाणा, वहां पर भी लिखित परीक्षा का आयोजन होता है जो ऑब्जेक्टिव प्रकार की होती है। ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा यद्यपि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में आयोजित की जाती है, लेकिन हरियाणा में 2 टियर है। जो इसका फर्स्ट ईयर है वो ऑब्जेक्टिव होता है स्क्रीनिंग, और जो सेकंड ईयर है वो डिस्क्रिप्टिव होता है हरियाणा में। दिल्ली की बात करें तो वहां परीक्षा का आयोजन न करके सीधे इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होता है। तो सर, हम आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि एसएसवी कॉलेज हापुड़ से पूर्व में भी आपने कई संस्थाओं के साथ जुड़ करके कैरियर काउंसलिंग से संबंधित अपने जो है व्याख्यान दिए हैं या उनसे जुड़े रहे हैं, तो उसका एक अनुभव बताइए जिससे बाकी सबको भी उसके प्रति जागरूकता बने। जी, देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार अभी तो अभ्युदय योजना शुरू की हुई है जो कि जिले स्तर पर संचालित है, जिसमें नीट, आईआईटी का एक बैच होता है और दूसरा बैच सिविल सर्विसेज के लिए होता है। तो जो सिविल सर्विसेज का बैच होता है जिसमें टीचर रिक्रूट होते हैं, उस टीचर रिक्रूटमेंट के पैनल में भी मैं शामिल हूँ, और हापुड़ जनपद के अंतर्गत जो रिक्रूटमेंट होता है उस पैनल में मैं सम्मिलित हूँ। दूसरी बात, इससे पूर्व जो उत्तर प्रदेश सरकार अभ्युदय योजना से पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ जिला मुख्यालयों पर कुछ अपने सेंटर स्थापित किए हुए थे जहां आईएएस पीसीएस की फ्री कोचिंग दी जाती थी। जैसे कि हम बात करते हैं मुरादाबाद में एक स्थापित है, हापुड़ के निजामपुर में स्थापित है। तो जो निजामपुर स्थित संस्थान है उसकी जो आईएएस पीसीएस की मेंटरशिप की जाती है, उसके मेंटोर के रूप में मैं काम कर चुका हूं, और इसको लेकर के मुझे 9 मई 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया है। वहां पर जो मॉक इंटरव्यू के पैनल होते हैं उस पैनल में मैं बैठता हूं, तो मुझे थोड़ा सा अनुभव है कि किस प्रकार से तैयारी की जाती है
या किस तरह के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपके कुछ ऐसे सजेशंस होंगे तो अगली वीडियो में उसको शूट कर देंगे कि किस प्रकार से आईएएस या पीसीएस की तैयारी करनी चाहिए, क्या सुटेबल टाइम होता है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या हमें पढ़ना है, या इंटरव्यू बोर्ड किस प्रकार के प्रश्नों की आपसे अपेक्षा करता है। इसके अलावा ये तो आईएएस पीसीएस की मेंटरशिप थी। अगर मैं अपने इंडिविजुअल करियर की बात करूं तो इससे पूर्व मैं एएसआई में आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में चयनित हो चुका हूं, तो उसका भी मुझे थोड़ा सा अनुभव है, यद्यपि मैंने वो जॉब ज्वाइन नहीं की थी। इसके अलावा मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में एसीआईओ के पद पर भी सेलेक्ट हो चुका हूं। इसके अलावा मैं केंद्रीय विद्यालय में लेक्चरर, नवोदय विद्यालय में लेक्चरर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, तो ये मेरे कुछ एक सिलेक्शन थे जिसके माध्यम से मैंने जानने का प्रयास किया कि किस तरह से तैयारी की जाती है और कौन कौन सी समस्याओं का सामना समय समय पर जो एक एस्पिरेंट है वो महसूस करता है। तो मेरा प्रयास ये है कि इस वीडियो के माध्यम से कि वो जो हर्डल्स आते हैं उन्हें कैसे ब्रेक डाउन करना है, ये सुझाव देना है। जी जी। एक सर, जो क्योंकि भारत के जो हम ग्रामीण परिवेश की अगर बात करें तो बहुत बड़ा जो क्षेत्र है वो ग्रामीण है, और ग्रामीण से प्रतिभाएं आती हैं, गांव देहात के उतने संसाधन नहीं होते हैं। तो वो बच्चे जब हायर एजुकेशन की तरफ आते हैं और उसकी एक प्रक्रिया लंबी है, इंटरमीडिएट के बाद वो ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद नेट या जेआरएफ के लिए वो तैयार होते हैं। तो नेट जेआरएफ करने के बाद या पीएचडी के दौरान कौन कौन सी ऐसी फेलोशिप है जो उन देहात के बच्चों को लाभ मिल सकता है जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है या उतने जो है उनके पास संसाधन नहीं है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल। आप ये देखिए कि ग्रामीण अंचल के बच्चों के लिए अर्थ बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार पढ़ाई करते समय अर्थ की चिंता होती है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि जो बच्चा पीजी में 55% है वो यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट, सीएसआईआर भी कराता है, साइंस के लिए सीएसआईआर कराता है और आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के लिए यूजीसी नेट की परीक्षा का आयोजन कराता है। यदि इसमें बच्चा अच्छे मार्क्स प्राप्त करता है, उसकी कुछ एक सीट होती है जेआरएफ की, जैसे 200 या 500 सीट एक सब्जेक्ट की निर्धारित होती है, जो नेट में भी बेहतर परफॉर्मेंस करता है या ये मान ले कि एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देता है, उसको जेआरएफ भी अवार्ड हो जाता है। तो नेट के साथ साथ नेट का सर्टिफिकेट तो जारी होता ही है, उसको जेआरएफ भी मिलता है, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जो वो ऑल इंडिया सीटें निर्धारित होती है, जैसे ऑल इंडिया में किसी की 500 सीटें हैं, किसी की 400 सीटें हैं, 300 सीटें हैं, तो इस प्रकार से यदि वो टॉप 500 400 में आ जाता है तो उसको जेआरएफ मिलता है। और इस जेआरएफ के तहत सबसे अच्छा सहयोग ये होता है कि भारत सरकार उसको आर्थिक सहायता प्रदान करती है, और जो आर्थिक सहायता 37,000 बेसिक प्लस एचआरए होता है। यदि गाजियाबाद जैसे महानगर की बात करें तो वहाँ 30% है, मेरठ महानगर की बात करें 20% है। तो मेरठ जैसे महानगर में यदि बच्चा एनरोल होगा पीएचडी के दौरान तो उसको लगभग 44,000 पर मंथ मिलेंगे। पहले 2 साल 44 मिलेंगे, अगले 3 साल के लिए वो एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर लगभग 50,000 महीने का उसको सहयोग मिलेगा। ये तो बात हुई कि जो कंपटीशन के माध्यम से हम जेआरएफ अचीव करते हैं। दूसरा क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जेआरएफ नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो वो कैसे करेंगे। यदि बच्चा एससी का है तो उसको पहले राजीव गांधी फेलोशिप नाम से हुआ करती थी, अब उसका नाम हो गया है नेशनल फेलोशिप ऑफ शेड्यूल कास्ट, एनएफएससी। तो एनएफएससी मेरिट वाला जेआरएफ बोला जाता है। जितना पैसा या जितना अमाउंट हमें जेआरएफ में मिलता है, रिटर्न के माध्यम से जेआरएफ होता है, वही मेरिट वाले जेआरएफ जिसे बोला जाता है एनएफएससी, नेशनल फेलोशिप ऑफ शेड्यूल कास्ट, उसमें भी उतना ही पेमेंट मिलता है। यदि बच्चा ओबीसी क्लास का है तो उसके लिए भी एक फेलोशिप है, नेशनल फेलोशिप ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास, उसमें भी वही पेमेंट मिलता है कि जो पेमेंट हमें किसमें मिलेगा, नेशनल फेलोशिप ऑफ शेड्यूल कास्ट के लिए। बस फर्क इतना है कि जो नेशनल फेलोशिप ऑफ शेड्यूल कास्ट है वो मेरिट के आधार पर मिलता है। जैसे किसी बच्चे का 55% है, मिनिमम 55 तो होना ही चाहिए पीजी में, यदि या 60% है तो ये माना जाता है कि 90% उसका जेआरएफ या नेशनल फेलोशिप ऑफ शेड्यूल कास्ट के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। वो हर 6 महीने या 1 साल में उसके एप्लीकेशन इनवाइट किए जाते हैं। अब तो 6 महीने में किए जाते थे, पहले कभी साल भर में भी किए जाते थे, कोविड के दौरान थोड़ा ब्रेक लगा था। तो उसके लिए आप एलिजिबल हैं, उसके लिए आपको पूरा पेमेंट मिलता है। लेकिन जो नेशनल फेलोशिप ऑफ ओबीसी है उसके लिए आपको एक एंट्रेंस के माध्यम से आपको अपीयर करना पड़ेगा
लेकिन जो बैकवर्ड क्लास के स्टूडेंट हैं उनको भी एक बड़ा राहत पैकेज या कह सकते हैं आर्थिक सहायता मिल जाती है। इसके अतिरिक्त जो बच्चे माइनॉरिटी के हैं जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन या बौद्ध, उनको भी जीआरएफ के बराबर ही अमाउंट मिलता है। उसका क्या क्राइटेरिया? वही क्राइटेरिया है जो नेशनल फेलोशिप शेड्यूल कास्ट का है, जिसमें कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए और 60 हो तो बहुत अच्छा है पीजी में। तो वो भी अप्लाई करता है मौलाना अबुल कलाम आजाद फेलोशिप के लिए। उनकी फेलोशिप का नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद फेलोशिप। बस फर्क क्या है कि उसको लेकर के आपको 500 वर्ड्स का एक एब्स्ट्रैक्ट जमा करना होता है और जब उसकी स्वीकृति मिल जाती है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी कमीशन से, उसके बाद वो फेलोशिप रिलीज हो जाती है। तो इस तरह से हम आर्थिक सहायता के माध्यम से, भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें आर्थिक सहायता के माध्यम से एक बच्चा पढ़ सकता है। एक फेलोशिप और होती है पढ़ो प्रदेश योजना, जिसमें जो माइनॉरिटी का बच्चा है उसे 20 लाख तक का लोन मिलता है इंटरेस्ट फ्री। तो इस तरह बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से बच्चा अपनी हायर एजुकेशन की स्टडीज को आगे कंटिन्यू कर सकता है। इसके अलावा और भी फेलोशिप हैं, जैसे हम बात करते हैं आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज की, तो उसको लेकर के एक फेलोशिप जारी होती है ICSSR की, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। आपका टॉपिक सोशल इश्यू से संबंधित होना चाहिए, तो वह बच्चा भी फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। वो साल में एक बार फॉर्म निकलते हैं, जुलाई या अगस्त में उसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए जाते हैं। बस फर्क ये है उसका अमाउंट कम होता है, उसका अमाउंट 20,000 पर मंथ और 10,000 उसकी कंटिजेंसी होती है जो प्रति 6 माह के लिए मिलती है, और ये फेलोशिप 2 साल के लिए होती है। इसके अतिरिक्त और बात कर ले कि PhD हो गई, जॉब नहीं होनी, अब ऐसे में बच्चा क्या करेगा? तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन ये होता है कि वो पोस्ट डॉक कर सकता है। पोस्ट डॉक विदेश से भी अवसर मिलते हैं। जो साइंस के स्टूडेंट है, तो साइंस तो चूंकि कॉमन है, पूरी यूनिवर्स की बात करें तो वो तो UK या USA में भी अपना PDF के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बड़ा अमाउंट मिलता है। लेकिन यदि वो वहाँ अप्लाई नहीं करते, जैसे आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं, तो भारत में भी फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो ICSSR फेलोशिप देता है वो 2 साल के लिए देता है, और जो UGC देता है वो 3 साल के लिए देता है। UGC की जो फेलोशिप होती है वो 60 पहले साल के लिए 3 साल के लिए देगा, 65,000 बेसिक प्लस HRA। सेकेंड ईयर के लिए 69 और थर्ड ईयर के लिए 72 प्लस HRA। ऑन एन एवरेज 80,000 पर मंथ मिलता है, 3 साल के लिए मिलता है। और इसका सबसे अच्छा जो प्लस पॉइंट है वो यह होता है कि ये टीचिंग एक्सपीरियंस में कंसिडर होता है। 1 साल के 2 नंबर मिलते हैं। जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या अन्य स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल होंगे तो उस समय आप इसका एज ए टीचिंग एक्सपीरियंस लाभ ले सकते हैं। ICSSR की फेलोशिप में ऑन एवरेज 40,000 पर मंथ मिलता है, वो 2 साल के लिए होता है, वो भी टीचिंग एक्सपीरियंस के रूप में कंसिडर होता है। जी, तो डॉक्टर साहब एक आपने बताया जो माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यकों के लिए जो मौलाना आजाद फेलोशिप है उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट जमा करना होता है, तो वो शोध के विषय से संबंधित या किसी भी विषय से संबंधित हो सकता है। एक तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और दूसरा ये है कि जो उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन में जो सिलेक्शन होता है वहाँ पैटर्न किस तरह का है, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं? जी देखिए, पहले बात करते हैं, आपने अल्पसंख्यक वाला विषय को उठाया, चाहे तो अल्पसंख्यक वाली फेलोशिप हो या NFSC हो या OBC वाली फेलोशिप हो, नेशनल फेलोशिप ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास या नेशनल फेलोशिप ऑफ शेड्यूल कास्ट, इन सब की फेलोशिप को शुरू करने के लिए आपको पहले PhD में एनरोल होना पड़ेगा, क्योंकि जो एब्स्ट्रैक्ट उसमें जाएगा वो स्कैन होगा और उस पर जो हमारे सुपरवाइजर होंगे उसके साइन होंगे, यानी कि वो विषय से संबंधित होगा, जिस विषय पर आप शोध कार्य कर रहे हैं उस विषय से। जी बिल्कुल, क्योंकि जो फेलोशिप दी जा रही है वो रिसर्च के लिए दी जा रही है, ताकि देश में तरह तरह के रिसर्च को प्रमोट किया जा सके। जैसे साइंस में DST देता है, मैंने अभी बात की, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में ICSSR देता है, सोशल टॉपिक होना चाहिए। जैसे हिस्ट्री है उसमें ICHR देता है। तो तरह तरह के संस्थान है, जानकारी होनी चाहिए। हायर एजुकेशन में रिसर्च के लिए बहुत पैसा है। आप क्या कर सकते हो कि उसके माध्यम से अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हो, और साथ ही जो हर्डल आ रहे हैं आर्थिक तंगी को लेकर के उसको भी दूर किया जा सकता है। आपका दूसरा प्रश्न है कि पैटर्न किस तरह का होता है उत्तर प्रदेश में। देखिए, जो 100 क्वेश्चन होते हैं कंसर्न सब्जेक्ट और 30 क्वेश्चन होते हैं GS के। और वो जो GS के क्वेश्चन होते हैं उसमें 6 यूनिट है। जो पहली यूनिट है वो करंट अफेयर से संबंधित है, जो दूसरी यूनिट है
वो कंप्यूटर संबंधित है। तीसरी यूनिट एनवायरनमेंट, चौथी यूनिट टीचिंग एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, पांचवी यूनिट में हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, और सिक्स जो यूनिट है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमिक्स। अब देखिए तैयारी कैसे करनी है। कई बार हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हमें क्या पढ़ना क्या छोड़ना है। देखिए क्वेश्चन का अब सिनेरियो बदल चुका है। क्वेश्चन अब करंट कम ट्रेडिशनल पूछा जाता है। जैसे अभी इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा था, तो ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन हो गया, या इंटरनेशनल रिलेशन से या पॉलिटिकल साइंस संबंधित क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, जैसे फिलिस्तीन के साथ युद्ध चल रहा है तो फिलिस्तीन की सीमा किन किन देशों से मिली है, जैसे लेबनान, मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, इनसे मिली है। ऐसे ये पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा कि वहाँ यरूशलेम है, वो यरूशलेम किस किस का पवित्र स्थल है। या अभी भारत पाक के बीच युद्ध की स्थिति बनी थी, तो पाकिस्तान से कौन कौन से राज्यों की जो बाउंड्री है वो स्पर्श करती है। जैसे हम बात करते हैं कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात या पंजाब, ये 5 राज्य इसकी बाउंड्री को टच कर दे, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का कैसे पूछा जाएगा, जैसे बार बार विपक्ष भी सवाल उठाता है, या जो लेफ्ट के लोग होते हैं वो उठाते हैं कि महंगाई चल रही है, कि महंगाई कैसे हो गई। तो महंगाई का क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कि इन्फ्लेशन कैसे बढ़ा, कि इन्फ्लेशन बढ़ने के क्या क्या पैरामीटर्स है, किसके कारण बढ़ता, तो वो क्या पूछ लेगा, किससे बढ़ता है। जैसे जब बैंक CRR बढ़ा देता, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं इसे, या SLR बढ़ा देता। CRR होता है कि प्रत्येक जो भी सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है या राष्ट्रीयकृत बैंक है, रिजर्व बैंक लोन देता है उनको, और वो लोन देते हैं जैसे केनरा बैंक हो गए या SBI हो गए, वो लोन देंगे आम जनता को। तो CRR यदि बढ़ा दिया, कैश रिजर्व रेशियो जो 3 से 15% के बीच होता है, अगर CRR बढ़ा दिया, ये कहा कि आप अपने पास कितना कैश रखेंगे, 5 से 6% रखना अनिवार्य है। और यदि वो कह दिया कि आप 7%, बैंकों से कहा कि अपने पास इतना पैसा रखेंगे, इससे कम नहीं रखेंगे क्योंकि बैंक दिवालिया ना हो जाए। तो यदि वो बैंक पैसा ज्यादा रखेगा, इट मीन्स वो मनी सर्कुलेट नहीं करेगा, लोगों को लोन नहीं देगा। अगर ये घटा दी गई है तो यानी कि लोन दे रहा है तो लोगों के पास पैसा ज्यादा है, परचेसिंग पावर बढ़ेगी। तो परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो क्या होगा कि डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस टूट जाए, महंगाई बढ़ जाएगी। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जैसे क्वेश्चन इसका पूछा जाएगा पॉलिटिकल साइंस का, तो कैसा पूछा जाएगा, जैसे हाल ही में चूंकि एक टॉपिक भी होता है इसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, तो तीनों को बैलेंस करने का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अभी 14 अप्रैल को एक वर्डिक्ट दिया है सुप्रीम कोर्ट का, वर्डिक्ट कह सकते हैं, डायरेक्शन कह सकते हैं। तो उसमें ये आया, आर्टिकल 142 के तहत उन्होंने डायरेक्शन दी। तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल को ये अधिकार है कि कोई भी हमारा जो लेजिस्लेचर होता है, मतलब विधानसभा, जिसे विधानमंडल बोलते हैं, 2 सदन होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद, कि विधानमंडल कोई नियम या कानून पारित करता है तो गवर्नर उसको जब राष्ट्रपति के पास भेजता है, तो राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है उसको वापस लौटा दे या अपने पास रहने दे, जिसे पॉकेट वीटो बोलते हैं। तो कोई समय सीमा निर्धारित नहीं। ये ऐसा इसलिए आया क्योंकि तमिलनाडु, केरल में बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है। ये हाल ही की घटना है। हाँ जी। तो अभी उसने डायरेक्शन देते हुए ये कहा कि आर्टिकल 201 के तहत प्रेसिडेंट की समय सीमा निर्धारित है, वह निश्चित काल के लिए किसी बिल को नहीं रख सकता, 3 महीने के अंदर उसे अनुमति देनी होगी। मतलब अनुमति दे या ना दे वो उसका विवेकाधिकार, 3 महीने के अंदर निर्णय लेना होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस आर्टिकल के तहत ये अपना वर्डिक्ट दिया, आर्टिकल 142। राज्यपाल अपना बिल जो ट्रांसफर करता है प्रेसिडेंट को किसके तहत, आर्टिकल 200 के तहत। और गवर्नर द्वारा जो बिल उसको ट्रांसफर किया गया है उस पर साइन करने की जो अनुमति है वो कौन से आर्टिकल के तहत, 201 के तहत। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, किस किस आर्टिकल के तहत। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एनवायरनमेंट का भी बता दे, सभी जो एस्पेक्ट उन पर थोड़ी सी बात कर ले। अभी जैसे राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया, जिसमें मेरठ को काफी पोल्यूटेड माना गया। जी। तो उसमें ये पूछ लेंगे किस आधार पर माना गया कि जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की जो स्वच्छ भारत पहल है, उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी करने का निर्णय लिया कि अब ये एनुअल जारी किया जाएगा, जिसमें माना गया कि प्रत्येक शहर जो 8 पैरामीटर पर अपने वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी करेगा। 8 पैरामीटर कौन से होते हैं, जैसे PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर्स बोलते हैं, बहुत महीन से कण होते हैं वो पॉल्यूशन के, PM 2.5, PM 10 या
CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या ओजोन लेयर, इस तरह के 8 गैसें हैं जिनके आधार पर ये बताया जाता है कि कौन सा शहर ज्यादा पोल्यूटेड है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक पहली बार कब जारी किया गया, किसके तहत के 2014 के तहत, कितने पैरामीटर्स हैं, 8 गैसें हैं। तो ये कौन जारी करता है, शहरी आवासन विकास मंत्रालय। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन करंट का लेकिन पूछा ट्रेडिशनल जा रहा है। जी तो करंट कम ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछा जाता है। जी। तो डॉक्टर साहब एक चीज और इसमें आती है कि जब बच्चे लगातार हायर एजुकेशन की ओर जाते हैं, कई बार लंबे समय तक रिक्तियां नहीं आती हैं, फिर नियुक्ति प्रक्रिया कई बार लंबित रह जाती है, तो उनके लिए एक बी प्लान क्या हो सकता है? किसी कारणवश वो वहां अभी सफल नहीं हो पा रहे, तो इसके अलावा दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या होती है जब बी प्लान कहेंगे? जी देखिए, हम कुछ एक सब्जेक्टों के एग्जाम्पल से बात करेंगे क्योंकि सब सब्जेक्टों का बताना संभव नहीं है। जी। जैसे हिस्ट्री वाले हैं, अगर वो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पा रहे हैं, हायर एजुकेशन के रिक्रूटमेंट में समय लग रहा है, तो वो ASI के माध्यम से असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, नेशनल म्यूजियम में जा सकते हैं, आर्काइव्स की जॉब होती है। हिंदी विषय की बात करें, इंग्लिश की बात करें तो ट्रांसलेटर बन सकते हैं, ट्रांसलेटर का रिक्रूटमेंट होता है। साइंस की बात करें, जैसे फिजिक्स है तो फॉरेंसिक साइंस में जा सकते हैं, DRDO में जा सकते हैं, इसरो में जा सकते हैं। इस तरह की अपार संभावनाएं हैं। प्रत्येक फील्ड में आप देके फाइंड आउट करने के लिए बैठेंगे तो आपको अपार संभावनाएं मिलेंगी। लेकिन समस्या क्या होती है, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस। हम ये नहीं समझ पाते कि हमें कई बार हम लकीर के फकीर हो जाते हैं कि अगर इधर सिलेक्शन नहीं मिला, जैसे मैं अपनी बात हो तो मैं भी असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट था, कि वो किस ओर हम जा सकते हैं। तो अगर इस ओर सिलेक्शन नहीं मिल रहा तो हम दूसरी ओर भी स्विच कर सकते हैं, हालांकि अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए वहां से फिर से रिवर्ट आ सकते हैं, लेकिन पहले प्लान बी भी तैयार हमें रखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने फेलोशिप से संबंधित और जो बच्चे हायर एजुकेशन की ओर जाते हैं, खासतौर से जो ग्रामीण बच्चे होते हैं वो आर्थिक समस्याओं से जूझते हैं, उसमें आपने बहुत विस्तार से बताया और ये निश्चित रूप से सबके लिए लाभान्वित सेशन रहेगा, सबको लाभ देगा। और तो दोस्तों साथियों, अगर सिविल सर्विसेज से संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे वो चीजें साझा करेंगे और डॉक्टर साहब से निवेदन करेंगे, फिर वो विस्तार से इसमें बताएंगे। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।